उनको नीलकंठ कहा जाता है। और क्योंकि उन्होंने विष धारण कर लिया था इसलिए कावड़ के जरिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। एक नेता अपनी सुविधा के अनुसार उन कावड़ यात्रियों को आतंकियों, बवालियों, दंगाइयों के साथ कंपेयर करता है और यह देश आज चुपचाप बहस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और होता है। यह सत्य है और इस सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यह देश आगे देश नहीं झुकने देंगे। अमन चोपड़ा तैयार है। तो ईडी ने आतंक मचा रखा है, मतलब ईडी ने आतंक मचा रखा है। देश में ईडी का आतंक है। ये पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पूरा बयान, फिर आगे की बात। ईडी ने आतंक मचा रखा है देश में। ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। देखिए, ईडी ने आतंक मचा रखा है, ठीक है। देखिए, हम भी मानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ भी गलत नहीं कहा। देखिए, ईडी ने आतंक तो मचा रखा है। आतंक है, भ्रष्टाचारियों में आतंक है, लुटेरों में आतंक है, चोरों में आतंक है। देश में जो ईडी का आतंक है ना, उसको मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आतंक क्यों है, क्यों की समझिएगा इसको। क्योंकि 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। क्योंकि 8 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में लगभग 3000 छापेमारी हुई। क्योंकि 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, वो ईडी ने 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग के 4 गुना केस दर्ज किए। क्योंकि ईडी ने फेमा के तहत 8130 करोड़ का जुर्माना वसूला है। आतंक है ईडी का, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि ईडी ने फेमा के तहत 7080 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ईडी का आतंक है क्योंकि ईडी पहली बार बड़े बड़े नेताओं से, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर कैबिनेट मंत्रियों से लेकर लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। तो अशोक गहलोत ने जो कहा कि ईडी का आतंक है, हां आतंक है। आतंक है, आतंक भ्रष्टाचारियों में, आतंक जो है वो लुटेरों में है। वैसे ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। आतंक इसलिए भी क्योंकि ईडी जो है वो सिंघम अवतार में है। ईडी लगातार सिंघम अवतार में, इसलिए हाहाकार है। यहां पर एक बार ग्राफिक्स मार दीजिए। अब ईडी का आतंक मैं आपको समझाता हूं, ईडी ने कैसे आतंक मचा रखा है। ईडी का सिंघम अवतार इसलिए हाहाकार। 2016-17 में समन 4500 से ज्यादा, छापे 226 और गिरफ्तारियां 31। आगे बढ़िए। 2017-18 में बढ़ गए समन, मतलब ईडी रौद्र अवतार में है। 5838 समन, 368 छापे, गिरफ्तारियां 38। अब ईडी कार्रवाई बहुत ज्यादा कर रही है, इसलिए आतंक है। आतंक है। अब 18-19 में तो समन पहुंच गए 9175, छापे हो गए 519, गिरफ्तारियां हो गई 24। ईडी का आतंक, आतंक तो मचा रखा है। फिर साल 2019-20 में 10,668 समन, 335 छापे, गिरफ्तारियां 41। ईडी का आतंक। फिर 20-21 में देखिए समन पहुंच गए 12,173। ईडी का आतंक समझ रहे हैं। दरअसल ये ईडी का सिंघम अवतार है, ईडी का रौद्र अवतार, इसलिए हाहाकार। अब ईडी कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों पर, तो आतंक तो है। छापे 596, गिरफ्तारियां 78। ये मैं 2020-21 और 21-22 में देखिए 11,252 समन, छापे 572, गिरफ्तारियां 54। ईडी का आतंक तो है। देखिए 2021-22 में ईडी का आतंक। अब मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। मनमोहन सरकार में 9 साल में ईडी ने 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। आतंक तो है। मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे, सिर्फ 112 छापे। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 2974 छापे मारे। मनमोहन सरकार के 9 साल में ईडी ने 1867 केस दर्ज किए, बल्कि मोदी सरकार में 3555। और मोदी सरकार में ईडी ने सिर्फ 4 महीने में ही 785 नए केस दर्ज किए, यानी कि यूपीए से 88% ज्यादा। तो आतंक तो है।
और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 242 याचिकाएं दायर की गई ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारों के खिलाफ। एक बार ये वाली तुलना एक बार फिर से देख लीजिए। भाई आतंक तो है। अब हुआ ये, मनमोहन जी के कार्यकाल में 9 साल में 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। मोदी जी के राज में 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी ईडी ने। ईडी का आतंक तो है। आतंक क्यों है? 9 साल में 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की ईडी ने, 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी। अगला ग्राफिक्स जल्दी एक बार दिखा दीजिए भी, क्योंकि 9 साल में 4000 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त हुई और 8 साल में 1 लाख करोड़ की। 9 साल में सिर्फ 112 छापे, सिर्फ 112 छापे। और मोदी राज में 8 साल में 2974 छापे ईडी के। 9 साल में 1867 केस दर्ज हुए। यहां सिर्फ 4 महीने में ही 785 नए केस दर्ज हो गए। यूपीए काल से 88% ज्यादा। 9 साल में बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं। कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मंत्री, रॉबर्ट वाड्रा से 11 बार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन कुमार बंसल, सबसे पूछताछ हो रही है। 9 साल में 4000 करोड़ की संपत्ति, 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति। तो ये अब आप समझ गए, आतंक तो है ईडी का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे अधिकारों को बरकरार रखा। गिरफ्तारी का, जांच का, जब्ती का, सारे अधिकारों को बरकरार रखा। इसलिए आज का हमारा हैशटैग है नेशन विद ईडी। डिबेट शुरू करते हैं। चलिए डिबेट शुरू करेंगे। जीवीएल नरसिम्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कीर्ति आजाद जी हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। कीर्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विशेष मेहमान भी आज मेरे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं आज मेरे साथ, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को खोला। सुब्रमण्यम स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वामी जी आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये ईडी का आतंक है, तो ईडी से इतना डर क्यों है? क्योंकि अब तो नोटिस हो गया, समन हो गया और नोटिस भी हो गया और पूछताछ। अब आगे क्या? ईडी से इतना डर क्यों? अब डर नहीं होना चाहिए कि सब लोग गए थे। कार्ति चिदम्बरम ये सब ने याचिका पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आतंक का सवाल ही नहीं है। वो तो जो भी अधिकार मिली है वो सही है। आखिर में देखिए, ये सब आर्थिक मामलों पर यानी जो कार्रवाई हो रही है, ये आर्थिक मामलों में कोई किसी की जान तो नहीं जाने वाली है। वो तो क्रिमिनल लॉ में नहीं है, यानी जो आईपीसी की है उसमें तो नहीं है। तो यानी इसमें पूछताछ हो जाए तो पूछताछ में सफाई कर दो, झूठ मत बोलो। और ईडी क्या कर सकती है? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुछ दाल में काला है या कुछ छिपाने के लिए इनको ये हल्ला कर रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत पहले होना चाहिए था। थोड़ा लेट हुआ। मैंने तो 2014 में ही एप्लीकेशन दे दी थी, बट उस समय जेटली तैयार नहीं था और मारा रुक गई। उसके बाद 3-4 साल के बाद मैंने बड़ी 300-100 पन्ने के सारे फैक्ट्स जोड़े और दिया था दोबारा, और उसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। तो इसमें यानी इसमें कोई आतंक है, ये तो हास्यास्पद है। नहीं सर सुब्रमण्यम जी, डर किस चीज का है? मतलब क्या, क्योंकि अभी समन हो गया, पूछताछ हो गया, अब आगे क्या? ईडी ऐसा क्या कर लेगी? डर किस चीज का? मैं तो वो समझने के लिए आपको बुलाया था। डर किस चीज का है? आगे क्या होगा? अब हो गया, अब समन हो गया, पूछताछ हो गई, राहुल जी से 50 घंटे हो गई, सोनिया जी से भी 3-3 बार हो गई। अब आगे क्या होगा? नहीं, कुछ होगा आगे? उसमें झूठ बोला होगा तो फिर उनको जेल में रखकर पूछताछ करनी पड़ेगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को साथ बैठा करके जो परस्पर विरोध बातें निकली हैं उसको भी उसकी भी सफाई लेनी होगी। तो आज तो उसको जेल में तो नहीं ले गए ना, और जेल में लेने के लिए ले जाने के लिए उनको अधिकार है ऐसे ईडी को, बट उन्होंने नहीं किया। अब कोई इनकी जो बयान में कोई झूठ निकली और उस झूठ के लिए फिर ईडी को अधिकार बनती है इनको जेल ले जाएं, उसके बाद सज़ा होगी। उसमें सज़ा है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बड़ी सज़ा के विवरण है, उसको देख लीजिए, उसके अनुसार उनकी सज़ा होगी। नहीं, उसमें तो वो कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही केस में कुछ है ही नहीं, 7 से 8 साल से केस चल रहा है, कुछ मिला ही नहीं है, तो कहाँ से सज़ा हो जाएगी और कितनी सज़ा हो जाएगी? क्या सज़ा हो जाएगी? देखिए ये मेरिट नहीं है केस में, नेशनल हेराल्ड 8 साल की बात नहीं, वो तो कहेंगे ही, चोर तो कहेगा ही कि कोई मेरिट नहीं है।
8 साल क्या, 8 साल में मैंने ईडी का काम कहाँ किया था? ईडी का काम चल रहा था, उसको तो रोक दिया था जेटली ने। हमारी तो दूसरी जो चल रही है आईपीसी में, जो 4 अपराध हैं, बड़े बड़े अपराध, उस अपराध के इसमें आज वो फाइनल स्टेज में पहुंची है। इस अपराध की जांच चलते समय और मेरी बहस चलते समय ये ईडी का मामला भी निकला कि ये जो इन्होंने 50 लाख रुपया दिया था, जब इनके सारे टोटल उनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो सिर्फ 5 लाख थी, ये 50 लाख कहाँ से आ गया? उसमें जब जांच की थी तो पता लगा कि कलकत्ता में एक फ्रॉड का कंपनी है जो ईडी की पहले से नज़र में थी। उन्होंने इनको दिया, कोई जमानत नहीं लिया उन्होंने, कोई यानी इंटरेस्ट भी, यानी कर्ज ब्याज भी उन्होंने ज़ीरो रखा और उस पर उन्होंने इनको लोन दिया। ये क्यों इतनी बड़ी कृपा की? ऐसे जैसे चोर बाज़ार की जो कंपनी है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर इतनी क्यों कृपा की कि बिना ब्याज, विदाउट कोई जो देना चाहिए एक मसौदा जैसे, उसको उसमें बिना उन्होंने साफ दे दिया और 1 करोड़ रुपया दिया, 50 लाख इन्होंने रख लिया और 50 लाख उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि इसमें कोई संदेहास्पद नहीं है। इसमें कितना संदेह हो जाता है? क्यों? जो कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख की बनी हुई है यंग इंडियन, उसको 50 लाख रुपया दिया, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, मुफ्त में जैसे देने के बाद जैसे हो गया। तो नेचुरली इसमें पता करना है। और ये पैसा कहाँ से आया, यानी इनको दिया किसके लिए? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें को बाहर आएगी, ये तो निश्चित इसमें दोषी हैं और जेल जाएंगे मेरी अनुमान में। जेल जाएंगे, ठीक है सर, जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं जेल जाएंगे, इसीलिए शायद डर लग रहा है। अच्छा, मेरे साथ अतुल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। इश्करण सिंह भंडारी भी आपको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। इश्करण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डिबेट आप शुरू कर रहे हैं, एक एक कमेंट आप सबका। सबसे पहले जीवीएल, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये अशोक गहलोत का ट्वीट भी है, उनका स्टेटमेंट भी है कि भाई आतंक मचा रखा ईडी ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को जो बरकरार रखा, उन्होंने कहा ये तानाशाही और ये गलत फैसला है, निराशाजनक। उन्होंने कहा निराशाजनक कहा उन्होंने। सभी नेता, मुख्यमंत्री, सांसद, सभी अपने परिवार के लिए केवल उनको बचाव में अपने सारे अधिकारों का दुरुपयोग करने के काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को इसलिए नहीं चुनकर भेजा है, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाया कि वो किसी अपने पार्टी के परिवार को, नेता को उनके ऊपर लगे आरोपों से बचाव में आने के लिए अपना पद का दुरुपयोग करे। हमने हाल ही में देखा है किस प्रकार एक मंत्री, पश्चिम बंगाल के मंत्री के यहाँ छापा मारा जाता है और 20 करोड़ से ज्यादा पैसा उस रेड में पाया जाता है। अब आज की खबर है कि बहुत सारा अमाउंट और कैश और डिस्कवर हुआ है, उसको गिनने के लिए बैंकों के अधिकारियों को बुलाया गया ईडी द्वारा। ये लेटेस्ट खबर है, आधा एक घंटे के पहले की खबर है। मोर कैश फाउंड एट बंगाल मिनिस्टर AED's house after 21 crore haul। तो देखिए, ये ऐसे बक्सों में भर भर के करोड़ों रुपया निकल जाते हैं, कैश में निकल जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई अता पता नहीं है। और जब ऐसे भ्रष्टाचार को एजेंसीज पकड़ती है, ऐसे कैश को पकड़ लेती है और सारे उनके राजनीतिक दल, नेता सभी उनके बचाव में नजर आते हैं। ये एक तरह से पकड़े जाने के चोरी को उनको संरक्षण देने के लिए अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं सारे राजनीतिक दल। कांग्रेस का यही हाल है, तृणमूल कांग्रेस का यही हाल है, एनसीपी का यही हाल है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का नेता हो, हर एक के खिलाफ जो सबूत है और जो सबूत मिले हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। ये सारे दल
केवल और केवल एक राजनीतिक राग लाप रहे हैं। कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल से आते हैं, इसलिए हमको संरक्षण मिलनी चाहिए। एक तरह से अपने लिए राजनीतिक प्रोटेक्शन की मांग अच्छा, कर आप रहे ये हैं कह जो रहे हैं मोदी कि सरकार दरअसल नहीं देने जा रही। ईडी के खिलाफ यही महागठबंधन हो असली गया है। पीड़ा है। आप इसलिए कह रहे हैं संसद दरअसल को भी ईडी के खिलाफ एक अलायंस हो गया है, ये ईडी के खिलाफ महागठबंधन हो गया, सारी पार्टियां एक साथ आ गई है। मैं आगे एक एक कमेंट ले लेता हूं जीवीएल जी, मैं एक एक कमेंट सबका ले लेता हूं। दुरुपयोग। कीर्ति आजाद, ईडी मतलब ईडी करप्शन से लड़ रही है और ऑपोजिशन ईडी से लड़ रहा है, ऐसा मैसेज जा रहा है, और जीवीएल कह रहे सारी पार्टियों का अलायंस हो गया ईडी के खिलाफ। कीर्ति आजाद जी। बिल्कुल ठीक है, आपने सबको लंबा समय दिया, उसके लिए मुझे भी उतना ही समय मिलेगा। मेरा एक असूल है, जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी को टोकने नहीं देता, और जब कोई बोलता है तो मैं टोकता नहीं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और आपको भी अगर उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछना होगा पूरक, तो आप मुझसे मेरे जवाब के बाद पूछेंगे। अभी इन्होंने बात हमारी ईडी, नेशनल हेराल्ड और ईडी के बारे में होने वाली थी, लेकिन नरसिम्हा राव जी बात को बंगाल की तरफ ले गए। वो ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है वो सबके सामने है, प्रेस विज्ञप्ति भी सामने आ गई है। मैं केवल फिर इनसे अब ये पूछता हूं, क्योंकि बात थोड़ी नेशनल हेराल्ड से हट के बंगाल चली गई थी, तो थोड़ा भाजपा पे भी बात कर लेते हैं। शुवेंदु अधिकारी, नारदा शारदा टारदा, जबरदस्त ईडी, आज वह नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल की असेंबली में। हेमंत बिस्वा शर्मा, वाटर घोटाला, आज वह आसाम के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में मंत्री मध्य प्रदेश, और उनके ऊपर व्यापम घोटाला। येदुरप्पा, माइनिंग घोटाला। रेड्डी ब्रदर्स, जो रेड्डी बंधु थे, इन सबों के ऊपर ईडी लगी थी। इन सब का कहां गया भाई? डरे हुए हैं लोग, बात तो सही है, लोग डरे हुए हैं। अच्छा है ईडी भ्रष्टाचार को निकाल रही है, इनका भ्रष्टाचार कब निकलेगा? ईडी सृजन घोटाले में भी गई थी, जहां पे नीतीश कुमार और सुशील मोदी का नाम है, जो बिहार से सीधा लगा हुआ है, और उसको कम से कम मुझे लगता है कि उसको भी आज 6 साल होने को आए हैं। उस पर चुप्पी अमन चोपड़ा क्यों रखते हो भैया? इन सबों को भी क्यों नहीं उखाड़ करके बात करते हो? बिल्कुल ठीक है, तुम करो, नेशनल हेराल्ड पे जो बात कर रहे हो जरूर अवश्य करो। मुझे तो वो इनकम टैक्स का केस लगता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नहीं लगता, लेकिन वह जो समझने वाले हैं वो समझेंगे और जानेंगे क्या है कैसे है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके ऊपर क्यों नहीं उठाते? शुवेंदु अधिकारी के ऊपर, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, रमन सिंह के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, येदुरप्पा के ऊपर, रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर, सृजन घोटाला, इन सब के ऊपर क्यों नहीं उठाते हो भाई? इन सब पर क्यों चुप्पी रहती है? सिर्फ एक ही, अगर ईडी के बारे में बात करनी है और केवल एक ही लगता है कि विपक्ष इसको कह रहा है कि यह है, वो विपक्ष इसीलिए कहता है जब इसमें पक्ष ये दिखाया जाता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके अंदर चुनाव से पहले रेड मारे जाते हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति जिसके भी नाम आपने लिए हैं, किसी के ऊपर भी अभी तक कोई एक कन्विक्शन नहीं हुई है पॉलिटिकल आदमी के ऊपर। सिर्फ 0.46% है जिसके ऊपर कन्विक्टेड हुए हैं लोग। 992 टोटल केस हैं 12-13 हजार में से, जिसके ऊपर की ट्रायल चल रही है। ये आप बात करते हैं कि ईडी का डर है, ईडी का डर है। ईडी का डर अगर है तो ये बुरी बात है। ईडी जब किसी के यहां जाती है तो वो डर नहीं होना चाहिए, वो लोगों को ये खौफ होना चाहिए कि हां हमने गलती की और हम पकड़े जाएंगे और उसमें जाएंगे। लेकिन 992 ट्रायल, केवल 25 कन्विक्शन। अच्छा कीर्ति जी, अब मैं 0.46 के प्रतिशत से आपने नो, ये सामने लोग 5-5 मिनट बोले हैं, मैं भी उतनी देर बोलूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए तो मैं चुपचाप यहां से उठता हूं, जाता हूं। नहीं, आपको मुझे 2 मिनट बात करनी, और आपने जब बीच में जीवीएल ने 1.5 मिनट बोला है, आपको उनसे ज्यादा समय दिया है। नहीं साहब, मैं घड़ी, साहब ये घड़ी मेरे पास भी है, मैं देख रहा हूं, मैं घड़ी देखता हूं, मैं खिलाड़ी आदमी हूं, मुझे हर एक चीज, मेरी नजरें मेरे, हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है आपके पास जरूर होगी भाई, आप इसके ऊपर इतने बड़े चैनल के ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो। एक बात मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत सम्मान करता हूं। खत्म कर रहा हूं, आप इतनी देर अगर बोले इतनी देर में तो मैं बात खत्म कर गया होता। सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। जब डीडीसीए में घोटाला हुआ था उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी और मैं उनका सच में इसके लिए बहुत बहुत वो करता हूं। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, ये चोर है। अभी तक गुनाह किसी का हुआ नहीं, उसके ऊपर लगा नहीं, और चोर। और आप जैसे इतने बढ़िया समझदार एंकर रोक न सके इस शब्द को उपयोग करते हुए चोर। क्या आपने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया कि वो चोर हैं? क्या गुनाहगार को गुनाह साबित होने से पहले आपने कह दिया कि वो गुनाहगार है, वो चोर है?
ये चीज अमन चोपड़ा जी मैं आपके चैनल पर एक्सपेक्ट नहीं करता और आपसे भी नहीं करता हूं। बिल्कुल, ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करे तो आपको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं है। जी जी बिल्कुल कीर्ति जी, जब चौकीदार चोर है कहा गया था तब भी अगर आपकी वैसी ही आपत्ति होती तो शायद मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करता। बहरहाल मेरे को आप तब टेलीविजन पे बुलाते ही नहीं थे, चोर है जब मुझे कहा बुलाया गया, होता तब भी आपने कोई तो मैं जरूर कहता। देखिए अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में ना बोले, आप एक यही तो मर्यादा हम बना के रखेंगे ना कीर्ति जी। यह मैंने ना आपके ना बीच- ना ना आपने ना ना मैंने ना आपके बीच में यह नहीं बात बोला ना। अगर बीजेपी मैंने वाले ने कही इंतजार होती किया। चौकीदार चोर है तो मैं समझ में आता, लेकिन आपको यह कहना उचित नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं मैंने भी आपको बोला, मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि ईडी की शक्तियां बढ़ेंगी तभी तो ये सारे अंदर जाएंगे ना सर। तो ईडी से क्यों लड़ना? मेरा बस सवाल ये है बुनियादी, हम लोग ईडी से क्यों लड़ रहे हैं? ईडी की शक्तियां कम हो जाए, गिरफ्तारी का अधिकार चला जाए, जांच का अधिकार चला जाए जो है वो, और उसमें सीजर का अधिकार चले जाए, ईडी से क्यों लड़ना? अगर कुछ छुपाने के नहीं है तो फिर ईडी से मैं उस पर मैं बात कर रहा था। मैं अतुल जी का कमेंट ले लेता हूं, फिर ईश्करण जी का, सब एक एक करके बोलेंगे। सर आप ही ने बोला ये, अतुल जी फिर वही सवाल, ईडी करप्शन से लड़ रही है सर और आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं। नहीं ईडी तो गठबंधन का एक भाग है बीजेपी के, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स 2014 के बाद। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ईडी करप्शन से लड़ रही है। सुनो, कीर्ति जी ने वो सारा डेटा रख दिया है कि कितना आपने समन किए हैं, कितने रेड किए हैं, कितना ट्रायल चल रहा है, कितना कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट सबसे कम और आप कहते हैं करप्शन से लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, कुछ कीर्ति जी से रह गए थे 2-3 एग्जाम्पल, मैं वो बता दूं। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है, अभी आजकल वो केंद्र में मंत्री है, कांग्रेस में थे, तो काफी सारा मनी ट्रेल जो है वो दिखाया था, बाहर से कैसा पैसा आया, कैसा एवन में डाला गया, कैसा रियल एस्टेट खड़ा किया गया, वो सारा इंक्वायरी चालू हो गई। आप कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चले गए, धूल के पाक साफ हो गए। टीडीपी के 4 सांसद भाजपा के, जिनके ऊपर केवल ईडी नहीं, सीबीआई, इनकम टैक्स संगीन आरोप कर रहे थे और संगीन इंक्वायरियां चल रही थी, वो पूरे के पूरे शामिल हो गया। कीर्ति जी को ज्यादा पता होगा, वो सांसद रह चुके हैं, तो वो चले गए, वो पाक धुल के साफ। अभी नमामि गंगे में पैसे बहुत खाए हैं, वहां ईडी नहीं जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। वो स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर में पैसे लिए, वहां ईडी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा ईडी को परहेज है बीजेपी से, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा है। जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं, विधान परिषद के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो सब अंदर चले जाते हैं। अब मैं बताता हूं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री है, बहुत बड़े ताकतवर इंसान है। 765 करोड़ रुपए वो जो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के है, एक दिन में डाल दिए जाते हैं। क्या हुआ है क्या था मीडिया में? और एक दूसरा सवाल मेरा, 20 करोड़ मिले हैं, कोई अर्पिता है बंगाल की, शायद कीर्ति जी को ज्यादा पता होगे। क्या हुआ? 2016 में रात को 8 बजे आके कहा था मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इसके बाद कैश ही नहीं आएंगी। फिर कैश कहां से आई है? क्या कैश अपने तरफ रखने के लिए आई थी और कहां गई 2000 की नोट मार्केट से? तो ये इतने सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सामने आ सकते हैं। मैं तो कीर्ति जी ये कहता हूं, अपनी टीम लगाइए और पता करिए कि ये ईडी वालों ने ही जाके 21 करोड़ तो रखे नहीं हो मैडम क्या? अच्छा तो फंसाने के लिए। अच्छा है, आप कह रहे हैं कि ईडी वालों ने 21 करोड़ रख दिए थे। ये 1 लाख करोड़ जो ईडी ने जब्ती की है, ये 1 लाख करोड़ ईडी लाके जगह जगह रखे हैं, आप ये कह रहे हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी है, उनके यहाँ से 30 करोड़ का जहाज, वो भी कुछ जब्त हुआ है। ये अभी आधे घंटे पहले खबर आई है। ये सब ईडी प्लांट कर रही है पैसा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ईश्करण सिंह, अच्छा एक मिनट, आप बोल लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी पे बोला नहीं हूं मैं अभी। क्या? सुब्रमण्यम स्वामी जी के स्टेटमेंट पे मैंने अभी बात की नहीं है, अभी बात नहीं की है। सुब्रमण्यम स्वामी जी सांसद है भाजपा से। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास वो सारे सबूत है। एक्चुअली हिमांशु जो है डिप्टी डायरेक्टर थे ईडी के, उन्होंने 2016 में दे दिया था रिपोर्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं, ईडी का केस बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ वैसी टिप्पणियां थी, आपकी इच्छा होगी तो मैं वो पढ़ के दिखा देता हूं। अब ये कहते हैं, कीर्ति जी कहते हैं इनकम टैक्स का मामला है, चलो भाई, अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास इतना सारा है, वो चोर कहते हैं, वो तो जगह जगह जाके भाषण देके भी वो कह रहे हैं कि उनके पास इतना सारा है, तो फिर दिक्कत क्या? 8-8 साल की इंक्वायरी किस बात की चल रही है? और आप बुलाते कब हो जब संसद में कोई मसला उठे? आप बुलाते कब हो जब आपको जीएसटी लगानी? आप बुलाते कब हो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो? आप बुलाते कब हो जब राज्यसभा का चुनाव हो? तो ईडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को गठबंधन में लेने के लिए और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए। अतुल जी, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी आप जो होते कह रहे हैं, तो मैं आपका जरूर राजनीतिक आरोप अपनी जगह,
लेकिन मेरा बस सवाल ये हो जाता है कि फिर कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिलती है? बताइए, सोनिया जी या राहुल जी को कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिली? फिर चलिए, ईडी है पॉलिटिकल टूल, मैंने मान लिया, चलिए ठीक है। एक मिनट सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए। ईडी पॉलिटिकल टूल है, आपका आरोप है, ठीक है, कीर्तन राजनीतिक हथियार है, कोर्ट से क्यों नहीं राहत मिलती है? सत्येंद्र जैन को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, वो अब तक अंदर है। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं कोर्ट से राहत मिली? कोर्ट तो राहत देगा, या कोर्ट भी टूल बन गया है? अगर आप कह रहे हैं कि न्यायालय भी, कोर्ट भी टूल बन गया है, तो आपका आरोप मैं जानना चाहूंगा, क्या अगर ये भी आरोप है आपका? बहरहाल मैं कमेंट ले लेता हूं इश्करण सिंह भंडारी का, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। इश्करण सिंह भंडारी, एक कमेंट आपका। आतंक मचा रखा है ईडी ने। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आज अपनी जजमेंट में पाया कि ईडी ने कोई आतंक नहीं मचाया, प्रोपोर्शनेट पावर्स हैं। ये भी कहा गया था कि ईडी के अंदर जो पनिशमेंट मिलेगी कन्विक्शन के बाद वो डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब अक्यूज डिसाइड करेगा अपराध करने की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। ये भी कहा गया था कि जो बेल की कंडीशंस हैं वो भी गलत है। हर कानून में ऐसे, बहुत सारे कानूनों में ऐसी, एनडीपीएस में तो इससे भी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई बिल्कुल सही बेल कंडीशंस हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स कर रहे हैं, और आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स की एक बहुत बड़ी लिमिट बन चुकी है जो देश को नुकसान करती है, देश को फाइनेंशियली डिस्टेबलाइज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे प्रावधानों को संवैधानिक माना। जो लोग सोच रहे थे कि इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके निकल जाएंगे, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक केस की बात करें, फॉर एग्जांपल नेशनल हेराल्ड की कर लें, तो उसके अंदर भी अगर ईडी के समन्स हैं तो समन्स पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है समन गलत है, आपके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, आप उसको जाके स्टे ले सकते हैं कोर्ट से कि ये समन गलत इशू करे गए हैं, समन को ना इशू किया जाए। और जो नेशनल हेराल्ड का उससे पहले केस चल रहा है, उसमें आपको एक बात जानकारी के लिए दे दूं, यहां पे एक टिप्पणी करी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी का केस नहीं है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। उस केस के अंदर क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने समन किया है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस समन को सही मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस समन को सही माना है। तीनों कोर्टों से उनको रिलीफ नहीं मिला, तभी उसका ट्रायल चल रहा है। अब अगर आपका टिप्पणी ये, अगर आपका कमेंट ये है कि ईडी भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अनाप शनाप टिप्पणी आनी है, आपको सिस्टम में किसी चीज पे विश्वास नहीं है, तो एक बात याद करवा दी जाए, ये नेशनल हेराल्ड का केस यूपीए सरकार के अंदर डरा था। 2G जो पूरा केस था वो भी यूपीए सरकार के अंदर डरा था। आपके पास भी लीगल टीम है, अगर आपको लगता है ईडी ठीक से काम नहीं कर रही है, सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या आप क्रिमिनल कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं और लीगल मशीनरी को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और एक और फैक्ट है, ये सारी शक्तियां जो पीएमएलए को दी गई, ये सारी पी चिदम्बरम जी ने दी थी। ये कांग्रेस पार्टी जो आज विरोध कर रही है, ये सारी शक्तियां पी चिदम्बरम जी ने ही दी थी। ये सारी शक्तियां जिसके खिलाफ आज जो है कोर्ट में नेता हैं और अपोजिशन है, ये सारी शक्तियां पी चिदम्बरम नहीं दी थी। तो ईडी की सिलेक्टिव आउटरीच से दिक्कत है या ईडी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मैं जीवीएल आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, कीर्ति आजाद जाऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फैसले को सही ठहराने के लिए रूस पर युद्ध अपराध का संगीन आरोप भी लगाया था, जबकि उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। उन्होंने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन सीधे पुतिन पर उंगली नहीं उठाई। इस बीच बिहार के हाजीपुर में एक साधु के वेश में घूम रहे 6 संदिग्धों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। मारपीट की यह घटना एक दिन पहले की है। आरोप है कि पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और उस इलाके में घूम घूम कर भीख मांग रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिर डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर दी। डर नहीं लगा, हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि पकड़े गए संदिग्धों में ज्यादातर जमीन पर लेटे हुए थे। जो बैठे थे उन्हें भी इतना पीटा गया कि वो भी दूसरों की तरह लेट गए। इस दौरान उन्होंने कई बार माफ करने की गुहार भी लगाई, लेकिन पिटाई कर रहा बजरंग दल का कार्यकर्ता उनकी गुहार को लगातार नजरअंदाज करता रहा। और काफी देर तक उनके साथ मारपीट करने के बाद बजरंग दल ने पकड़े गए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि क्या वो सचमुच भीख मांग रहे थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि बिहार में आतंकी साजिश और सावन मेले को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में पुलिस इन संदिग्धों के पकड़े जाने को काफी अहम मान रही है। इससे पहले जब गांव के लोगों ने उन सभी से पूछताछ की, तब उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। पकड़े गए सभी संदिग्ध उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए और वो खुद को साधु बताकर पिछले कई दिन से उस इलाके में घूम रहे थे। उन सभी के पास बैल भी थे। इस घटना पर इलाके के लोग काफी गुस्से में हैं।
हालांकि पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि वो रूसी सेना को सितंबर तक खैरसॉन से बाहर खदेड़ देगा। खबर है कि खैरसॉन में पुतिन की फौज यूक्रेन के जोरदार हमलों से पस्त हो चुकी है और अब वो उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही है जो ज़ेलेंस्की की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा सके। दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के सैनिक पस्त हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खैरसॉन के कई इलाकों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खैरसॉन के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना पर यूक्रेन इतने जोरदार हमले कर रहा है कि अब पुतिन के सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। असल में यूक्रेन हाइमार्स जैसे घातक रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दावा है कि लगातार अपने साथियों की हो रही मौत से पुतिन के जवान परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो अब यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए पीछे हटने लगे हैं। यूक्रेन का दावा है कि सितंबर तक वो खैरसॉन को पूरी तरह रूस के कब्जे से छुड़ा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ कुछ नहीं बचेगा। खबर है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन के हमलों में रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। जंग को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। रूस ने दावा किया था कि उसकी सेना ने खैरसॉन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से खैरसॉन में किए गए हमलों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूस के दावे की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि रूस एक तरफ खैरसॉन पर कब्जे का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों बरकरार रखा है। जांच, तलाशी, गिरफ्तार हटाए जितनी भी शक्तियां थी उन सारी चीजों को बरकरार रखा। उसी को लेकर पॉलिटिकल डिबेट है कि क्या ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सच नहीं छिपाना तो फिर ईडी जांच से क्यों घबराना और सत्याग्रह फिर क्यों करना। इसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे साथ कीर्ति आजाद हैं टीएमसी से, मेरे साथ ईश्वरण सिंह भंडारी हैं जीवीएल नरसिम्हा भारतीय जनता पार्टी, और अतुल जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं जीवीएल अब आपके पास आ रहा हूं। शिकायत ज्यादा जो कीर्ति आजाद जी की भी है और जो कांग्रेस पार्टी की भी है वो है पॉलिटिकल टूल। मतलब जब आपकी पार्टी में होते हैं, उन्होंने नाम गिनाए हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर सारे नाम, वो जब विपक्ष में होते हैं तो ईडी बड़ी एक्टिव होती है, फिर वॉशिंग मशीन आपकी पार्टी में आते ही वो सारे एकदम से बेदाग। उससे आपत्ति है। देखिए, हमारे विपक्ष के साथी अपने आर्ग्यूमेंट्स को बल देने के लिए बहुत झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं है। बिल्कुल आप अपने मनगढ़ंत कहानी छपवाकर नेशनल हेराल्ड वेबसाइट पर आप इसको हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे तो कोई जनता नहीं मानेगी। आपकी जो पाप है तो वो नहीं धुलने वाला है इस प्रकार का झूठ का प्रचार करने से। शिवराज सिंह चौहान जी पर कोई केस नहीं है। ये व्यापम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सरकार मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई टिप्पणी तक नहीं है। रमन सिंह जी के ऊपर कोई केस नहीं है। तो आप ऐसे बड़े नाम ले रहे हैं ताकि आपके झूठ को जनता सही सच माने। नहीं जीवीएल, उनका जो सवाल है, मैं इस सवाल को इस तरह से लेता हूं। एक मिनट जीवीएल, इस सवाल को इस तरह से मैं लेता हूं। पिछले 8 सालों में किसी एक बीजेपी नेता पर ईडी की कार्रवाई? नहीं, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन तो फिर वही उनका सवाल है। पिछले 8 साल से सारा करप्शन ऑपोजिशन में। केस पहले से चल के उसको बिना इन्वेस्टिगेशन बंद किया हो, मुझे बताइए। ऐसा कोई नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं? क्यों आप किसी और के भ्रष्टाचार के नाम पर? जीवीएल, सवाल ये है कि ये क्या एक शब्द का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव में। जीवीएल, संयोग या प्रयोग, तो क्या ये संयोग है पिछले 8 साल से सारा करप्शन ऑपोजिशन में है? सिर्फ कोइंसिडेंस है ये? मोदी जी के सरकार, मैं बात ताल ठोकर आपको कह रहा हूं, मोदी जी के 8 साल के सरकार में एक नया पैसा का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक आरोप लगाकर देखो, नहीं कर पाओगे। ये तृणमूल कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार नहीं है। 8 साल में एक प्रामाणिकता से मोदी जी ने सरकार चलाया, तो इसलिए हमारे किसी मंत्री पर कोई केस नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? एक ईमानदार सरकार दे रही है, इसलिए हमारी सरकार में ये हिम्मत है। शामिल होने से पहले तो आरोप थे ना, हमारे सभी नेताओं में शामिल होने से पहले बीजेपी में आरोप थे ना, जो नाम कीर्ति आजाद जी ने गिनाए, शामिल होने से पहले तो आरोप थे ना, ईडी की जांच भी थी, नहीं थी? नहीं, किसी को बरी नहीं किया। यदि कोई आरोप थे पहले, वो आरोपों का उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बट लेकिन केवल और केवल ऐसे केसेस को जिक्र करके
केवल अपने बचाव कर रहे हैं। क्या हम ईमानदार हैं ये कहने के लिए आप सक्षम नहीं है? ये बोल दीजिए, फिर आप ये बोल दीजिए ना, हमारी सरकार भ्रष्ट है, तृणमूल कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, कांग्रेस वाली सरकारें भ्रष्ट हैं, हमारे नेता सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन बीजेपी में भी आप झांक कर देखिए, ये बोलिए। केवल और केवल हम पर आरोप लगाकर अपना बचाव करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, इससे जनता को साफ पता चल रहा है कि आपके बीजेपी कह रही है भाई वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी उनका गुनाह हो गया। नियत में कहीं ना कहीं खोट है, ये जनता समझ रही है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, 8 साल के मोदी जी सरकार में एक भ्रष्टाचार को आप जिक्र करके दिखाइए। कीर्ति आजाद जी, बीजेपी का पक्ष है भाई, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी उनका गुनाह हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन में पीएम केयर्स नहीं आता है। जरा एक बार पीएम केयर्स राइट टू इंफॉर्मेशन में ले आ दीजिए, पता लग जाएगा कि कितने वेंटिलेटरों के अंदर घोटाला हुआ कोविड के समय में। सब चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने कहा 2G के अंदर केस हुआ था यूपीए के बिल्कुल समय में, बिल्कुल सही बात है, केस हुआ था। और जितने लोगों को यूपीए में इन्होंने 1,76,000 करोड़ का कहा था कि नुकसान हुआ देश को, वो सारे बरी होकर चले गए। कोर्ट ने कहा कि किसी कोई हेराफेरी नहीं हुई। कोलगेट के अंदर जो कोयले का मामला था, जिसको लेकर मैं बीजेपी में था, महीने महीने तक हम पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, पार्लियामेंट की टेबलों पे खड़े रहते थे, कागज फाड़ते रहते थे। एक तो हमने मॉक पार्लियामेंट में चला दिया था, जिसमें लेट गोपीनाथ मुंडे जी को हमने अध्यक्ष बनाया था, तब भी ये हुआ था। ये सारी चीजें होती रहीं और उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि अब क्या परिस्थिति बन रही। दूसरी बात, इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम अभी तक 3 दर्जन राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक लोगों के विरुद्ध ईडी लगाया, एक भी कन्विक्शन आई हो आज तक, तो ये मुझे सामने सिद्ध करें कि आ गई है। दूसरी बात इन्होंने कही कि शिवराज सिंह चौहान का कोर्ट में कोई नाम नहीं था, यानी ये तो मानते हैं कि बाकियों का था। तो फिर अगर पार्था चक्रवर्ती, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हां, अगर मान लीजिए उसका नाम उसमें आए, तो ये फिर तृणमूल कांग्रेस का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम खाएं तब तक तो ठीक है, नहीं तो कड़वा कड़वा थू, ये तो बात नहीं चलेगी ना। दोनों बात तो एक ही होगी। अगर वहां शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है तो यहां तृणमूल या ममता बनर्जी का नाम ये नहीं ले सकते। ये चीजें, ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगी के अंदर जो दोहरी जिंदगी है ना, ये नहीं चलनी चाहिए। वो इसलिए है, गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी होते ही सबसे पहला फोन ममता जी को किया था, 4 फोन, वो इसलिए आरोप लग रहा है। हाँ, तो ममता जी ने फोन उठा लिया, तो किया उसके बाद ममता जी ने जवाब नहीं दिया था। किया किसको? दूसरी बात जी नहीं, किसी को भी किया हो, मेरे अगर इनमें से किसी को होगा, क्या तो ये अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को फोन नहीं लगाएंगे? क्या फोन लगा देना से मतलब ये हो जाता कि सामने वाला आदमी जो है वो, यही तो प्रॉब्लम है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आदमी के ऊपर बिना उसके ऊपर जांच पूरा हुए हुए उसको आप दोषी बढ़ देते हैं। मैंने कहा कि ये नारदा शारदा हुआ था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, सब कुछ सामने आ चुका था, सब हो गया था। अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उन्होंने बताया किस प्रकार से नारायण राणे और दूसरों के ऊपर हुआ था केस। और तीसरी बात ये बताइए ना, विजय माल्या किसके समर्थन से राज्यसभा का एमपी बना था? बीजेपी के समर्थन से बना था। किसके समय में भागा? इनके समय में भागा। नीरव मोदी किसके समय में भागा? इनके समय में भागा। क्या वो प्रधानमंत्री में जो बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही थी, क्या उसमें बैठा था कि नहीं बैठा था? हां, बैठा था। उसका मामा मेहुल चोकसी किस समय में भागा? इसी समय भागा। संदेशिया किस समय में भागा? इसी समय में भागा। 20,000 करोड़ के जो पकड़े गए हैं ड्रग्स गुजरात के अंदर, वो किसके समय पकड़े गए? इसी समय पकड़े गए। क्या वो आदमी आज तक पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्या इनमें से किसी के ऊपर ईडी का कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या हेमंता बिश्वाल शर्मा के ऊपर हुआ, जो आके आज मुख्यमंत्री बना है, जिसके ऊपर पूरा केस ईडी ने कर दिया था और मेरी लड़ाई सबकी एक है ना, कागज के भेजा करते थे, उसका क्या हो गया? रमन सिंह जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, तो आपकी हम सबकी लड़ाई एक है ना। बंदर हो गए। एजेंसी को कमजोर करने से तो ये और बढ़ेंगे ना। जो नाम आप ले रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन एजेंसी को कमजोर अगर करेंगे, अगर सेक्शन 50 तो आपको भी पता होगा सर, नहीं ना, सेक्शन 50 पीएमएलए, मैं आपकी एजेंसी को कमजोर करने से तो ये बढ़ेंगे ना सर। अब एक मिनट, तो वही तो मैं आपसे कहता हूं, तो केवल आप ये नेशनल हेराल्ड या पार्था चतुर्वेदी या दूसरों के ऊपर क्यों बात करते हैं? आप इन लोगों के ऊपर भी क्यों नहीं बात करते हैं कि ये लोग, इन लोगों ने तो इसको खा लिया है, चूस लिया है इस ईडी को, कि जहां इनके लोग हैं वहां उनको साइड में कर दिया, बाकियों के ऊपर करते हैं। अभी सत्येंद्र जैन के ऊपर कर दिया, चुनाव से पहले अभिषेक बैनर्जी के ऊपर कर दिया, नहीं सत्येंद्र, तमिलनाडु के चुनाव के पहले नहीं, कीर्ति जी यहाँ गलत है, कीर्ति जी यहाँ पर गलत है। फिर कोर्ट ने क्यों नहीं राहत दी? आप देखिए, कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी सर? मुझे आप एक वजह बता को बोलने दो ना। आप
कि कोर्ट की क्या, इसमें राहत की क्या बात है? कोर्ट ने केस क्यों नहीं सामने चल जमानत रहा है, दी उसने सर? कहा, अगर ठीक है, मेरिट, आप अगर कोई तहकीकात सबूत नहीं होता इसके तो? अंदर नहीं, अरे यार, उफ, पूरी रामायण पढ़ दी। अमन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। डालो, उसके ऊपर नहीं जाएगा भैया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर कोई कोर्ट में जाए या ना जाए, उसको राहत नहीं मिली, एक एजेंसी अगर जांच कर रही है तो किसने मना किया? जरूर करो। कहने की बात यह है कि केवल राजनीतिक लोगों को उठाकर सामने रखकर अपनी तरफ से कागज दिखाकर सामने वाले को कुछ नहीं दिखाते हो, एक पक्ष दिखाकर कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट क्या कहेगा? हाँ बिल्कुल करो। कोर्ट की क्या गलती है इसके अंदर? बात तो यह है कि सामने वाले को भी पक्ष पूरा रखने का अवसर मिले, तब जाकर के कोई बात बने। आप केस ही ऐसा बना करके रख दो सामने, मन गणत वाला, ऐसा जैसे न जाने कितना सच्चा हो, तो कोर्ट भी क्या करेगी? कर लो तो कर लो, इसमें कौन सी समस्या वाली बात है? लेकिन एक भी नहीं, प्लीज टोको मत, एक भी पॉलिटिकल कन्विक्शन अभी तक मुझे बताओ जो 36 से ज्यादा लोगों के ऊपर हुआ है, एक भी नाम बताओ। सर कन्विक्शन नहीं हुआ तो फिर अधिकार आप ही बताओ मुझे। नरसिम्हा राव जी की जगह तो आप ही जवाब कर रहे हो। कम से कम जांच बीजेपी वाले को करने दो ना, प्रश्न पूछने दो ना भैया। कम से कम जांच। मैं सवाल पूछूंगा ना, बीजेपी वाले को पूछने दो ना प्रश्न भाई। कीर्ति जी, मैं सवाल पूछूंगा ना, आपस में बात है ना सर। मैंने जीवीएल से सवाल, ये तो बीजेपी वाले पूछते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना सर सवाल, मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछा ना, जो पूछे ना, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बात तो खत्म, बात फिर वही बात। मुझे बात तो खत्म करने दो भाई। बात खत्म करने दोगे तो नहीं दोगे तो खत्म करो बात। में नहीं बोलता, खत्म कर बात। कब से सर सुन रहा हूं, आपकी बात खत्म होगी तभी तो आगे बढ़ूंगा। बोलिए, अब आप कंप्लीट करिए। नहीं, खत्म कर दिया, आगे करो, जाओ। चलिए, ईश्वरण सिंह भंडारी कि कोर्ट के सामने इस तरह की चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं एक पक्षीय, तो कोर्ट क्या करे? कोर्ट से राहत, सत्येंद्र जैन का जिक्र किया अभी कीर्ति जी ने, कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है ना उनको। कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि ये सीएम को सोचना है कि ऐसे भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले आदमी को कैबिनेट में रखना है या नहीं रखना है। ये कोर्ट की टिप्पणी है, कीर्ति जी आपके लिए बता रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि ऐसे भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले आदमी को कैबिनेट में रखना है या नहीं रखना है। ये कोर्ट की टिप्पणी है सर, जिसको अभी आप बचा रहे थे। बहरहाल, वो देश के शीर्ष हैं जिनके सर्टिफिकेट नकली हैं, पढ़ाई के सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जवाब दे सकता हूं? ईश्वरण सिंह भंडारी आप बोलिए, फिर आ रहा हूं अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। ईश्वरण अमन जी, थोड़ा अम्यूजिंग है ये सुनना कि कोर्ट में एक तरफ का पक्ष रखा जाता है और कोर्ट क्या करे। हमारे देश में एडवर्सरियल सिस्टम है, हर अक्यूज्ड के पास वकील होता है। इन सब के पास तो देश के बेहतरीन वकील हैं, नहीं भी वकील अफोर्ड करते तो कोर्ट लीगल एड देता है। दोनों साइड के पक्ष रखे जाते हैं। आप अपनी पूरी बहस करते हैं डिफेंस पक्ष के जो आरोपी होता है, या बेल के लिए पूरी बहस रखते हैं, चाहे वो अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, या कोई भी अक्यूज्ड हो। गरीब से गरीब को भी लीगल एड मिलता है। तो आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये बात कहना कि कोर्ट के सामने एक पक्ष रखा जाता है, ये ना तो हमारे कानून में है, ना ये हमारी डेमोक्रेसी में है। तो ये बात तो मैं सिरे से खारिज करना चाहूंगा। दूसरी बात, अगर किसी अक्यूज्ड के ऊपर केस है और आपको लगता है कि वो बीजेपी का अक्यूज्ड है, उसमें कोर्ट पर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो एज अ कंसर्न सिटीजन आपका, तो मैं बोलता हूं फर्ज है, और आपके पास तो लीगल टीम है, आप कोर्ट जाइए, 226 में जाइए, रिट पिटीशन डालिए कि ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशनली कवर करे, या कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। ये सब लोग काम करते थे जब यूपीए सरकार चलती थी। आपके पास साक्षात है, आपके पास सबूत है, आप कोर्ट से जाके ऑर्डर ले लीजिए। पर किसी संस्था में तो आप मानेंगे, आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर उस पर वापस आ जाए, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ईडी के पास ये शक्ति है कि देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, किसी के घर में 21 करोड़ मिलता है, और अभी मैं देख रहा था नीचे फ्लैश चल रहा था कि शायद कुछ और पैसा मिल गया उनकी जो भी एसोसिएट थी अर्पिता, उसके घर में। अगर ऐसे केस जहां पे कुछ मैं पढ़ रहा था फ्लैश, तो अगर इतना पैसा मिल रहा है कि गिनने की मशीनें आ रही हैं, उसके अंदर ईडी के पास क्या पावर ना हो इन्वेस्टिगेट करने की? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ये मानेगा। चलिए, अब अतुल जी आप बोलिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना अतुल जी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी को अधिकार है, तो फिर अब फिर सत्याग्रह अभी भी ईडी के खिलाफ। देखो, भंडारी जी और जीवीएल जी अगर बायस्ड रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, उनको वैसा अधिकार है। क्योंकि जीवीएल जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने ईवीएम पे बड़ी सी किताब लिखी थी जिसको अडवाणी जी ने प्रस्तावना दी थी, काफी उनके ऑब्जेक्शन थे। आजकल वो चुप है 8 साल से। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियां जो है वो तो मान्य की, लेकिन जयराम रमेश जी का जो ऑब्जेक्शन था 2019 में जो केस डाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मनी बिल का जो रास्ता है
वो रास्ता अख्तियार करके फाइनेंस बिल जैसी जो पोजीशन है, जिसमें दोनों जगह चर्चा होती है, राज्यसभा और लोकसभा में, कीर्ति जी बता पाएंगे, वो सांसद रह चुके हैं वो रास्ता छोड़कर मनी बिल के तहत ये फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट्स की गई है, 3 अमेंडमेंट्स बाद में की गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट करके लार्जर बेंच 7 जजेस का बेंच अपॉइंट किया है। तो ये जो बताए जा रहे हैं ना, ये तो आधी अधूरी सच्चाई है, आधा झूठ आधा सच। अभी दूसरी बात बताता हूं मैं, इस्तेमाल के ऊपर चर्चा हो रही है, आप चर्चा को गलत नैरेटिव न दे, इस्तेमाल के ऊपर चर्चा हो रही है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजेस बाहर आकर कहते हैं, इस देश का एक जज उनमें से जो बाद में उनके ऊपर मोलेस्टेशन के केस लगते हैं, वो राज्यसभा में जाके बैठता है। ये सबसे बड़ी बात है। और दैनिक भास्कर का नाम मैं कभी लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले रहा हूं मैं। गुजरात में उन्होंने एक्सपोज किया था वेंटिलेटर घोटाला, कीर्ति जी आपको पता होगी, जो पीएम केयर्स में आया था, और विजय रूपानी ने जो वेंटिलेटर लिए थे अपने दोस्त के कंपनी से, वो उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर दैनिक भास्कर ने मसला उठाया था, काफी सारे मसले उठाए थे, उनको उठा के अंदर डाल दिया। अभी मैं बताता हूं, जो कीर्ति जी ने बात की थी, उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ चांदीवाल जज, रिटायर्ड जज, उनके अध्यक्षता में एसआईटी बिठाई गई थी अनिल जी देशमुख के ऊपर। इन्होंने 100 करोड़ का आरोप किया था। चांदीवाल कमीशन ने सारे एविडेंसेस सामने रखे, उन्होंने इंक्वायरी की। वहां पर परमवीर सिंह जो यहाँ पे कमिश्नर थे, जाके मिल गए उनसे। उन्होंने कहा कि मैंने जो खत में आरोप किए हैं, मेरे पास उतने ही, वही एक खत जो है, मैंने जो बोला है वही एविडेंस है, कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस मेरे पास नहीं है। फिर भी उनको आज तक बेल नहीं हो रही है। चांदीवाल कमीशन ने उनको छोड़ दिया कि उनके ऊपर जो आरोप किए गए हैं वो मनगढ़ंत आरोप है। फिर भी ईडी जो है उनको जो शक्तियां प्राप्त है, उस शक्तियों के तहत उनको बाहर नहीं आने दे रही है। कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। ये तो 2G में भी हुआ था। 2G में जज ने कहा, ये शर्मनाक बात है, ये इस देश के जो भाजपा है ना, उसके लिए शर्म आनी चाहिए भाजपा को, कि जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, प्रूफ का, सबूत का इतना भी चिट्ठा जो है वो मेरे सामने पेश नहीं किया गया, सबके सब बरी हो गए। तो इस देश में ऐसा एक वातावरण तैयार किया गया है 2012 के बाद और 2014 के बाद भी, जैसे ये बहुत धुले हुए हैं। अभी मुझे बताइए, मेरा एक आक्षेप है, चलो सब ठीक है, नमामि गंगे पर 11,000 करोड़ खर्चा हुए हैं, उसमें करप्शन हुआ, ये बीजेपी के खुद के मंत्री का आरोप है। मंत्री इस्तीफा भेजता है अमित शाह जी के पास, जो जितिन प्रसाद गए हैं वो भेजते हैं उनके पास इस्तीफा, और वो कहते हैं कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ है। यही आरोप तो परमवीर सिंह ने कहा था। कौन सा कोरोबोरेटिव एविडेंस था उनके पास? फिर भी उनको अरेस्ट हुई। तो फिर आज योगी जी के इसमें, योगी जी और उनके मंत्रियों को अरेस्ट क्यों नहीं? अतुल जी, बस ये हमारा सवाल है। अतुल जी, ये सारे सवाल आपके बीजेपी से जायज होंगे, वो बीजेपी जवाब देगी। अगर इतना ही मिसयूज हो रहा था ईडी का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ईडी के साथ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों शक्तियां बरकरार रखी? सेक्शन 50 को क्यों बरकरार रखा कि आप समन भी कर सकते हैं, आपको जो है वो वजह बताना ही काफी है, आपको सिर्फ वजह बतानी होगी, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ईडी के साथ है सर? फिर आप एक बात समझिए कि किसी एजेंसी को, किसी संस्था को शक्तियां बहाल करना, यानी उसको उसका गैर इस्तेमाल करने की अधिकार सरकार को नहीं होता है। लार्जर बेंच अगर बिठाया गया है, तो लार्जर बेंच में ये सारे इश्यूज जरूर उठेंगे, और लार्जर बेंच का जब रिजल्ट आएगा तो वो चौंकाने वाला रहेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। नहीं सर, इसमें जो आज हुआ है, लेकिन ECIR की FIR से तुलना गलत। ECIR आरोपी को देना जरूरी नहीं, गिरफ्तारी की वजह बताना ही काफी है। सेक्शन 50 यानी कि किसी को भी समन कर लेना, उसको फिर द ओनस वुड बी ऑन हिम टू प्रूव हिज इनोसेंस। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, सेक्शन 50 वो सारे अधिकार दिए हुए हैं। अगर इतना ही सर मिसयूज हो रहा था ईडी का, तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिखता ना सर, सुप्रीम कोर्ट ईडी के साथ है। मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट में जीवीएल बोल रहे हैं, जीवीएल बोलेंगे सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सब, एक एक करके। जीवीएल बोलिए। सबसे कम समय आपने मुझे दिया है। नहीं सर, बोलिए ना प्लीज जीवीएल। आपने विपक्ष के द्वारा 2 लोगों को पूरा समय दिया था, मुझे बहुत कम समय दिया। कम से कम इस बार हमको मौका दे। बोलिए सर प्लीज। और शर्म यदि किसी को आनी चाहिए तो कांग्रेस के और उनके समर्थकों को आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। उनके पूरे परिवार, जिसके कांग्रेस पार्टी के आइडेंटिटी माना जाता है, उस परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, संगीन आरोपों में गिरी है और डर रही है कार्रवाई से। मैं जानना चाहता हूं, क्यों ये सारे राजनीतिक दल क्यों डर रहे हैं? क्यों तृणमूल कांग्रेस इतनी बौखला गई है? संसद को क्यों बाधित कर रहे हैं? क्यों पार्था
चटर्जी के अरेस्ट से एक मंत्री है, निकट मंत्री है ममता बनर्जी के, खुद ममता बनर्जी के खिलाफ भी आरोप है। शारदा स्कैम में उन्होंने भी पेंटिंग के लिए 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ रुपए लिए हैं, इस प्रकार की आरोप है। और ये सारे राजनीतिक दल एक नए गठजोड़ में अपने भ्रष्टाचार से कमाई हुई कमाई को उसको बचाव में आ गई है आज के दिन, और देश और लोकतंत्र को आपने छोड़ दिया है। हम पर जो आरोप लगाना चाहते हैं आप कोर्ट में जाकर आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको साफ रूप से आपसे पूछा, 8 साल के मोदी जी की सरकार में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कीर्ति जी कह रहे थे कोलगेट में कोई स्कैम नहीं हुआ, कोलगेट में स्कैम नहीं हुआ, तो ये सारे लाइसेंस किस लिए रद्द किए गए कीर्ति जी? ये कोई अवार्ड दिया गया क्या? जिनको सारे लाइसेंसेस को रद्द करना, ये उस सरकार के यूपीए सरकार पर तमाचा नहीं था। और 2G घोटाले में बच्चा जानता है, बोफोर्स में बच्चा देश की जानता है वह सरकार कितनी भ्रष्ट है और उनमें कितना लूट हुआ है। हो सकता है आपकी बात कोर्ट में ये कन्विक्शन नहीं हुआ, ये उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अपने आप को क्लीन चिट देना। 2G में हमने बहुत जन कल्याण किया है। लाइसेंसेस को हमने बंदरबांट करके हमने बहुत कुछ देश का कल्याण किया है। यदि आप कहना चाहते हैं तो देश की जनता आज भी नहीं मानेगी। लूट हुआ है, बट लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में कन्विक्शन नहीं हुआ है, बट लेकिन कई राजनेता आज भी जेल में बंद है। क्या लालू यादव जी बंद नहीं है? कीर्ति जी आपकी प्रदेश से आते हैं, क्या जेएमएम के नेता जेल में नहीं गए हैं? क्या कांग्रेस के नेता झारखंड से जेल में नहीं गए हैं? क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला जी जेल नहीं गए हैं? कई लोग गए हैं और कई लोग जाने वाले हैं, यही डर है। वो उसी का वेट कर रहे हैं। नाम बताइए ना कौन कौन गया, आप बता रहे हैं वो उसी का वेट कर रहे थे। मैं 1 मिनट अतुल जी आ रहा हूं, पहले कीर्ति आजाद एक करके बोलेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कीर्ति आजाद, सवाल मेरा ये है, नरेंद्र मोदी को भी तो क्लीन चिट मिली ना सर 20 साल बाद, वो भी मिली गुजरात दंगों में, इंतजार हुआ, पता लगा सारा वो फैब्रिकेटेड था, ये कोर्ट ने कहा, तो हम इंतजार हो सकता है ना। ये किसी ने कुछ मतलब सच नहीं छुपाना तो फिर क्यों घबराना सर? ये है मेरा सवाल। क्लीन चिट मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा छुपाने को, तो बात खत्म। कीर्ति जी, जब 20 साल पहले इस प्रकार का ट्रायल मीडिया पर नहीं चलता था, उस समय ऐसी मीडिया नहीं थी, 1 आध चैनल चलते थे। आज देश भर के अंदर हजारों चैनल है और हजारों चैनल के ऊपर अभी आज ट्रायल चल रहा है। यही कारण है कि किसी को भी एक जगह एक बार आप बदनाम कर दो, बाद में बरी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान छोटी सी खबर आती है, जिसके विरोध में लिखना है या जिसको भ्रष्टाचारी बोलना है, एक केस बता दे, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, एक केस बता दे गांधी परिवार के ऊपर जहां उनको कन्विक्शन हो गई हो और जिसके अंदर कि उन्होंने कभी जुर्माना भरा हो या कोई ऐसा कुछ किया हो, गांधी परिवार के ऊपर हुआ हो, वो फर्ज पे लगे रहे, आज तक लगे हुए। 60 करोड़ का कहते थे घोटाला है, 6000 करोड़ से ऊपर खर्च कर दी, जब इलेक्शन आता है तो उस समय बोफर्स ले आते हैं, निकलता उसमें से कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बरी हो गए, तो वो 2014 के बाद बरी हुए। जिस केस के बारे में ये कोल के बारे में बता रहे हैं कि लाइसेंसेस हुई या कैंसिल करनी पड़ी, 2014 के बाद हुए। 2014 के बाद ही लोग बरी हुए थे 2G के अंदर, केस के अंदर 1,76,000 करोड़ का। तो यह कह देना कि उस समय केस कच्चा लगाया था, इस कारण से वो बच गए, लेकिन आपके समय बरी हुए, आपके पास मौका था, आप केस पक्का लगा देते, लेकिन बरी क्यों हो गए? इसलिए बरी हो गए कि हम लोगों ने और हमारी मीडिया ने और हम लोगों ने पार्लियामेंट में बैठकर इसको जबरदस्ती केस को ऐसा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, और यही परिस्थिति रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि ईडी के बिल्कुल पावर्स नहीं लेने चाहिए, कोई भी गया हो तो गलत बात है। लेकिन फिर रमन्ना साहब ने कंसर्न भी किया था, उन्होंने कहा था अबाउट द फॉलिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। उन्होंने कहा इमीडिएटली क्रिएट एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ ईडी, सीबीआई, एसएफआई अंडर वन रूफ। ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जून में ये कही थी ये बात कि फ्रेम लॉज to stop unnecessary arresting people, it reflects colonial mindset and impression of police state। यानी आप किसी को अवसर दें,
अभी इश्करन जी ने कहा वो लॉयर हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे उतना नहीं मालूम है, हो सकता है मुझसे त्रुटि हुई होगी, उसके लिए क्षमा अवश्य चाहता हूं, लेकिन आज ज्ञानवर्धन मेरा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यह भी तो एक ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप बिना मतलब किस तरीके से ना करो, इंसान को पूरा समय मिलना चाहिए। नहीं गए आप रात को आए गए जा करके उठाया, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले जाके पेश कर दिया और पेश करके उसको जुडिशियल रिमांड में या अपनी कस्टडी में ले लिया, यह भी नहीं होना चाहिए। इश्करण सिंह भंडारी बिल्कुल, इसमें तो कोई अतुल जी आ रहा हूं, इश्करण के बाद आप बोलेंगे। अमन जी, दो बातें यहाँ पे स्पष्टीकरण से होना चाहिए। ईडी के केस के अंदर तो पूरी बहस हुई है, जो ये पॉलिटिकल केसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें बचाव पक्ष ने अपना पूरा आर्गुमेंट दिया है। आप केस वाइज उठा लीजिए, देश के बेस्ट काउंसल्स ने अपने आर्गुमेंट दिए हैं, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए जेल में है। जो सवाल अभी अतुल जी ने पूछा या जो सवाल कीर्ति जी ने पूछा, कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5% भी नहीं है, तो ये सवाल उठते हैं ना। आप केसेस है 3,500 से ज्यादा केसेस हैं, शायद 23-24 को सजा हुई है, तो वो 0.5% भी नहीं है कन्विक्शन रेट। ये बिल्कुल, तो इसलिए सवाल उठता है कि मिसयूज है या फिर ऐसे ही पॉलिटिकली वेंडेटा होता है, उठा लिया जाता है बाद में। अब कुछ केसेस में होगा भी तो उनको भी फायदा मिल जाता है। मैं एक सवाल समझिए ना, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, हो सकता है कुछ केसेस में हो भी, मेरिट भी हो, उनको भी फायदा मिल जाता है कि क्रेडिबिलिटी का। अब जैसे अभी जो केस चल रहा है जिसमें पूछताछ चल रही है, उसमें बीजेपी का आरोप है कि 50 लाख लगाए, 5,000 करोड़ बनाए। अब हो सकता है उस केस में मेरिट हो, लेकिन ईडी का बैकग्राउंड कन्विक्शन रेट वाला इतना खराब है कि उसका बेनिफिट मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। और ये सवाल जायज है। अमन जी, ये बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है, पर ये प्रॉब्लम सिर्फ ईडी की नहीं है, ये तो पूरा जुडिशियल लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसेस की प्रॉब्लम है कि हमारे देश में चाहे सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो। मैं अभी किसी प्रदेश में केस के लिए आया हूँ, 30 साल से केस चल रहा है, सिविल का केस है। तो सिविल का केस हो, क्रिमिनल का केस हो, एक ट्रायल बहुत टाइम लेती है, दूसरा कन्विक्शन रेट बहुत क्राइम्स में बहुत लो है। ये तो सारे पार्लियामेंटेरियंस को या इवन जुडिशियल सिस्टम को ये एक लार्जर क्वेश्चन है जिससे डील करना पड़ेगा, सिविल क्रिमिनल बोथ, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी 25-25 साल से फंसी है वो भी बड़ा केस है। तो कन्विक्शन रेट का लो होना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, ये कोई ग्राउंड नहीं होता कि कन्विक्शन रेट लो है इसलिए कानून गलत है। हमें उसको कन्विक्शन रेट को और ट्रायल को फास्टन करना है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट्स भी बने हैं, डिफेंस काउंसिल्स कितनी बारी पास ओवर्स देते हैं, एडजर्नमेंट्स देते हैं। ये पूरे लार्जर क्वेश्चंस हैं जिसपे ऑब्वियसली सबको चाहिए कि एक्सपीडिशियस ट्रायल हो, बट ये ग्राउंड नहीं है ये कहने का कोई इनोसेंट है, या ये ग्राउंड नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की पावर छीनने का, नॉट ओनली ईडी, बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है अतुल जी, वही सवाल, अगर एजेंसी कमजोर होगी तो कौन मजबूत होगा? किसका फायदा है एजेंसी के नुकसान में? सवाल समझिएगा, ईडी एजेंसी, जांच एजेंसी कमजोर होगी तो कौन मजबूत होगा? एजेंसी का नुकसान, किसका फायदा होगा सर? अतुल जी, किसका फायदा? अमन जी, जब से हम यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं, एजेंसी का जो गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उसकी चर्चा चल रही है। नहीं सर, नहीं अतुल जी, नहीं अतुल जी, सेक्शन 50 को चैलेंज किया गया है। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, सेक्शन 50 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज इसलिए किया गया बिकॉज दैट वाज पास्ड एज अ मनी बिल, नॉट एज अ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल से डरते थे क्योंकि राज्यसभा में चर्चा हो जाती थी, या 12-12 मिनट में ऐसे बिल पास हुए जो पूरे देश के किसानों का भविष्य तय करती थी, और 12 मिनट में रद्द भी किए, तो बताया नहीं 12 मिनट में रद्द क्यों हुए। तो इस तरह से लोकसभा और संसद चल रही है, संसद बची नहीं है आज की तारीख में। तो मैं भंडारी जी की बात को आगे लेके जाऊं, जिस तरह ये कहते हैं कि अगर कन्विक्शन हुआ नहीं इसका मतलब कोई वो इनोसेंट नहीं है, तो ये भी बात उतनी ही सही है। अगर कन्विक्शन हुआ नहीं है तो वो दोषी भी नहीं है। ये जूरिस्प्रूडेंस है इस देश का। सही बात है। एक मिनट, ये इस देश का जूरिस्प्रूडेंस है। मैंने भी लॉ किया है, मैंने भी एलएलएम किया है, तो मैं भी बता दूं कि देश का जूरिस्प्रूडेंस ये नहीं कहता कि आके बैठ के बेशर्मी के साथ बीजेपी के लोग जो है वो कुछ भी कहे। मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता, मेरी जबान नहीं है, लेकिन ये जबान जो है इसकी बीजेपी इसके अलावा दूसरा समझते नहीं है। जब मैंने कहा एक्विटल हुआ था, फिर भी वो कहते कि एक्विटल नहीं हुआ। जज ने ये कहा कि मैं 7 साल बैठा रहा 11 से 7 बजे तक, इतना सा भी सबूत का चिट्ठा नहीं लाया। यहाँ पर 2012 से 2014 तक जितने आरोप हुए हैं, मैं तो पुरानी बात छोड़ दो वो फोर्स का, जब जितने भी आरोप हुए हैं वो सारे आरोपों में एक्विटल मिला है। मैं तो ये भी बात नहीं कर रहा हूँ केसेस चल रही है। तो आरोपों को लेकर राजनीति करना, और 159 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है, तो उसको सिर्फ एक्सटर्नल डेट जो है वो दिखा के उससे छुटकारा पा लेना, ये ठीक नहीं है।
इस देश की जो अवस्था है, जो इस देश के मूल मुद्दे हैं, उस देश के मूल मुद्दों को बाजू रखने के लिए, उसको बरलाने के लिए जनता को इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी पहले से करता ही आई है। बीजेपी एक मिनट बीजेपी मुझे बता दे 100 स्मार्ट सिटी कहां बनी है, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या आज संसद? चलिए सर, वो आ रहे हैं, मुझे वाइंड अप करना, मैं कंक्लूडिंग कमेंट जीवीएल को दे रहा हूं। सर मुझे आखिरी 30 सेकंड है, उनको बोलने का मौका देना जरूरी है। एक मिनट, जीवीएल आखिरी 30 सेकंड आपके। जीवीएल देखिए, कांग्रेस जितना भी कोशिश करे, कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि, कांग्रेस की पूरी नीयत में खोट है। कांग्रेस भ्रष्ट है। हर जो स्कैम जो 2004 से 2014 के बीच में जिक्र किए गए, 100 बात की एक बात किशोर के साथ, 100 बात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि सैलाब से राजस्थान को कब राहत मिलेगी, किस मुद्दे पर कर्नाटक में गुस्से की आग भड़क उठी, अब भारत के ड्रोन के झुंड से चीन कैसे बचेगा, और गुजरात में पुलिस की शराब पार्टी पर किसने छापा मार दिया। भारी बारिश की चेतावनी पर बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले 3 दिन तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई।